जैसे यूएसए हो गए, यूके, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारे कंट्री को आप अगर उठा के देख लो, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को सबसे पहली प्रायोरिटी दी जाती है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को वो दिल से अपनाते हैं, वहां के लोग दिल से डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, तो क्यों इंडिया में क्यों नहीं कर सकते? बहुत सारे लोग बोलते हैं बंदे फंसाने का धंधा है, बोलते हैं कि नहीं बोलते? लोग बोलते हैं यार एक किट लेके फिट करने का धंधा है, कि जो लोगों के पास कुछ करने को नहीं होते वो लोग ये करते हैं। ये सब लोग जब मैंने शुरू किया था तब भी बोलते थे, आज आप भी कर रहे हो तब भी बोल रहे हैं। ये लोग क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि जो डायरेक्ट सेलिंग के रिगार्डिंग जो सही नॉलेज है, जो सही जानकारियां है, वो उन लोगों तक आज तक किसी ने पहुंचा ही नहीं है। इंट्रोडक्शन, नाम मयूर गोंडलिया, काम की बात करूं तो टीमेक्स रिटेल लिमिटेड। अभी जो निर्मल सर ने जो सारी बात बताई, तो मैं पीछे बैठ के हिरेन सर और समीर सर से बोल रहा था कि सर अब एलडीपी की क्या जरूरत है, अब सब मीटिंग यहाँ पे खत्म करते, 2 दिन एंजॉयमेंट करते, काम खत्म, टाटा बाय बाय खत्म। क्योंकि उन्होंने बता दिया, कुछ चीजें तो मुझे भी सरप्राइज लगी, और सर ने वहां पे प्रोडक्ट का वो सारी चीज बताई। रुको जरा, सब्र करो, कल का जो मेरा सेशन होगा आपको और नई प्रोडक्ट भी दूंगा। आज आप यहां पे आए हो, एलडीपी मतलब लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम के अंदर एक इंसान का इंटरनली तो डेवलपमेंट होता ही है, साथ ही साथ उनका जो मोटिवेशन है, एक्साइटमेंट है, ये सारी चीज के अंदर भी इंप्रूवमेंट होता है। लेकिन निर्मल सर ने ये अपना विजन बताया कि हम यहां तक पहुंचना चाहते हैं, पहुंच जाएंगे, वो सारी चीज आप लोगों को भी लग रहा है कि हमारा एक ड्रीम है, ये ड्रीम भी हम कंप्लीट कर लेंगे, जो आपने डायरी में लिखा है या तो अपने अंदर सजोया हुआ है। अगर ये सारी चीज अगर रियल में पॉसिबल करनी है, तो वो कभी भी एजुकेशन के बगैर हो ही नहीं सकती। मैं यहां पे कोई किताबी एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूं, जहां पे हम पढ़ा करते थे पाइथागोरस का थ्योरम, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं यहां पे हमारी लाइफ जो चेंज करने वाली एजुकेशन होती है, वो एजुकेशन की आज बात करने वाला हूं। हम जिस इंडस्ट्री के अंदर है, वो इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। हम सब लोग जानते हैं कि आज दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री मानी जाती है, सबसे तेजी से ग्रो करने वाली इंडस्ट्री मानी जाती है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। हम वही इंडस्ट्री के अंदर है, लेकिन ये इंडस्ट्री की अभी देखने के लिए जाए तो एक इंडिया के अंदर अभी देखो तो बहुत साल हो गया, लेकिन अभी ये गाइडलाइन आने के बाद एक शुरुआत हुई अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले तो कोई भी इंडस्ट्री के अंदर हम लोग हमारा फ्यूचर लगा रहे हैं, राइट या रॉन्ग? जो मैं पहले बता दूं, मुझे रिस्पॉन्स देना, क्योंकि मैं इतना स्पीकर नहीं हूं खतरनाक कि मैं आप लोगों को जगा सकूं, आपको मुझे जगाना है, ठीक है? और मेरा काम ऐसा है, वो नाना था चावी वाળું રમકડું આવે ખબર, જેટલી વધુ ચાવી ભરો ને એટલું દૂર હાલે, અને હું એવું જ રમકડું છું, જેટલું વધારે એક્સાઇટમેન્ટ બતાવો ને એટલું તમને સિસ્ટમની નજીક લઈ જાઓ ફાસ્ટ। मतलब मैं कहना यह चाहता हूं कि हम लोग जिस इंडस्ट्री के अंदर आज कदम रखे, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जहां पे हम सब लोगों ने हमारा फ्यूचर लगा हुआ है, हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हमारी लाइफ का अभी जो टाइम बाकी है पूरा, वो टाइम हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर एंजॉय करें, और जो भी हमारा सपना है वो सपना हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर से कंप्लीट करें। हमने तो ये देखा है, लेकिन सबसे पहले तो ये भी जानना जरूरी है कि जिस इंडस्ट्री के अंदर हम है, वो इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है। अगर वो इंडस्ट्री का ही फ्यूचर नहीं होगा तो क्या हमारा कभी बन सकता है? मैंने क्या बोला था पहले? तो क्या जो इंडस्ट्री का ही फ्यूचर ना हो तो क्या हमारा फ्यूचर बन सकता है? स्लीपर क्लास नो। तो सबसे पहले हम जानेंगे, सबसे पहले आज हम जानेंगे फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया।
जो मेरी हर एक मीटिंग का एक पार्ट रहता है। ज्यादातर मैं इसीलिए बताता हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों को यह समझ में आए कि जो इंडस्ट्री के अंदर आज हम लोग हमारा समय लगा रहे हैं, हमारा पैसा लगा रहे हैं, हमारी मेहनत लगाते हैं, ये सारी चीज जब हम वो इंडस्ट्री के अंदर लगाते हैं तो आखिर वो इंडस्ट्री है क्या? तो ये डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअली में है क्या और डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर इंडिया के अंदर क्या है? जैसे ही मान लो कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत ही फास्ट ग्रो करने वाली इंडस्ट्री, आप सब लोगों ने सुना है। अगर आपको इनका रियल एग्जांपल देखना है तो जो भी डेवलप कंट्री है जैसे यूएसए हो गए, यूके, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ताइवान, ये सारे कंट्री को आप अगर उठा के देख लो, ये जो कंट्री डेवलप कंट्री है वो डेवलप कंट्री के अंदर आज देखने के लिए जाए तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को सबसे पहली प्रायोरिटी दी जाती है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को वो दिल से अपनाते हैं, वहां के लोग दिल से डायरेक्ट सेलिंग करते हैं और डायरेक्ट सेलिंग भी उन लोगों को दिल से अपनाता है और उन लोगों की लाइफ बदल देता है। ये जो डायरेक्ट सेलिंग वहां पे इतनी तरक्की कर रहा है तो क्यों इंडिया में क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अगर मैं बताऊं इंडिया के अंदर जब मैंने काम शुरुआत किया था तब कैसा होता था, आपके साथ भी अगर ऐसा ही होता होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं बंदे फंसाने का धंधा है, बोलते हैं कि नहीं बोलते? बहुत सारे लोग बोलते हैं यार एक किट लेके फिट करने का धंधा है, बोलते हैं कि नहीं बोलते? बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि जो लोगों के पास कुछ करने को नहीं होते वो लोग करते हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते? ये सब लोग जब मैंने शुरू किया था तब भी बोलते थे, आज आप भी कर रहे हो तब भी बोल रहे हैं। और जब मैं सुनता था ना तो मुझे दुख लगता था। आपको लगता है क्या ये इंडस्ट्री इतनी बढ़िया है, लोगों को आगे लेके जा रही है, फिर भी ये लोग समझते क्यों नहीं है? ये लोग क्यों ऐसा बोलते हैं? मुझे भी दुख होता था, लेकिन अब मैं प्रैक्टिकल हो गया। मैं सोचता हूं कि वो लोग बिल्कुल सही है, उनमें उन लोगों की कोई गलती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो डायरेक्ट सेलिंग के रिगार्डिंग जो सही नॉलेज है, जो सही जानकारियां है, वो उन लोगों तक आज तक किसी ने पहुंचा ही नहीं है। इसीलिए ऐसा होता होगा, इसीलिए लोग बोलते हैं नेगेटिव। और वैसे भी दुनिया में कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आती है। जैसे मान लो कि मैं आपको एग्जांपल दूं, कितने लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं? फेसबुक आप यूज करते हो ना? आप व्हाट्सएप यूज करते हो, फेसबुक यूज करते हो, बहुत सारा टाइम आप वहां पे चैटिंग करते हो, पोस्ट करते हो वगैरह, जो भी आपकी एक्टिविटी है वहां पे आप करते हो। समझने वाली बात है, कुछ चीज ऐसी होती है दुनिया के अंदर जो सामान्य लोगों को समझ में नहीं आती है। जैसे हम लोग फेसबुक, व्हाट्सएप और सारी चीज यूज करते हैं। यार व्हाट्सएप और फेसबुक हमारे पास से एक भी पैसा लेता है क्या? लेता है? व्हाट्सएप और फेसबुक हमारे पास एक पैसा लेता नहीं है तो साला वो कमाता कैसे है? फिर भी आज देखो फेसबुक दुनिया की टॉप 10 कमाने वाली कंपनी है। क्या समझ में आता है कैसे कमाता होगा? अगर बहुत सारे लोगों को अगर पूछा जाए तो कोई लोग ऐसा बोलते हैं क्या समझ में नहीं है कैसे कमाता है, और कुछ लोग तो ऐसा भी बोलते हैं कि हमें थोड़ी पता है वो नंबर 1 पे आता ही नहीं आता है, हम थोड़ी देखने गए उनका टर्नओवर, हम थोड़ी उनका बैंक बैलेंस देखने के लिए गए। और कुछ लोग तो ऐसा भी सोचते हैं कि पता नहीं कमाता है या तो नहीं कमाता है जकरबर्ग। बोलते हैं कि नहीं बोलते? लोग अपने हिसाब से दिमाग लगा देते हैं, फिर भी आज वो टॉप 10 कंपनियों में है कि नहीं है? और मैंने बोला ना, कुछ चीज ऐसी होती है दुनिया के अंदर जिनके अंदर दिमाग मत लगाना, वो चलती रहती है, वहां पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। जैसे मैं बताऊं, एक गांव था, वहां पे एक इंसान रहता था जो खेतीबाड़ी करता था। उनके वहां एक उनका मित्र आया जो अमेरिका से आया था। तो हमारे यहां पे तो क्या होता है कि जो भी बाहर से मेहमान आते हैं उनका स्वागत करते हैं, उनकी मेहमान नवाजी करते हैं, तो उनका भी मेहमान नवाजी किया गया। तो वहां पे वो आया, फिर उन्होंने, वो खेतीबाड़ी करते थे तो ऑब्वियसली वो गाय भैंस वगैरह सारी चीज तो रखते ही है दूध के लिए। तो पहले उन्होंने गांव में घुमाया, खेत में घुमाया, उनको बहुत ही अच्छा लगा। जो गेस्ट था ना कि यार बहुत ही बढ़िया जगह है इंडिया, एकदम नेचुरल जगह है। फिर वो शाम का टाइम हुआ, तो शाम का टाइम है तो दूध निकालने के लिए अपने जो खेत में गाय भैंस होती है वहां पे जाते हैं जो किसान होते हैं।
तो वो जा रहा था, उन्होंने ऐसा बोला उनको मित्र को कि तू भाई घर पे रहे, मैं अभी दूध निकाल के आता हूं। तो वो बोलता है कि यार मैंने दूध तो पिया है, लेकिन आज तक दूध निकाला कैसे जाता है वो मैंने देखा नहीं है, मुझे वो प्रोसेस देखनी है। और मैंने बोला ना, कुछ चीज ऐसी होती है जहां पे दिमाग मत लगाना, वो होती ही है। तो वहां पे वो गया, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तू भी मेरे साथ खेत पे चल। तो वो खेत पे ऐसे गए, ऐसे खेत में पहुंच गए। यहां पे वो भैंस थी, वैसे ही काली थी, ठीक है, ऐसे ही काली भैंस थी। तो पहले क्या करते, वो चारा डालते हैं आगे, तो उन्होंने भैंस के आगे चारा डाला, फिर ऐसे मार के नीचे वो बैठ गए दूध निकालने के लिए। ऐसे ऐसे वो दूध निकाल रहा था, वो बुढ़िया देख रहा था। 2 मिनट देखा, उन्होंने पूछा मित्र ने, क्या कोई प्रॉब्लम है? वो फॉरेनर बोला, रुको, स्टॉप करो, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यार एक बात समझ में नहीं आती, एक सवाल है, वो सवाल का जवाब चाहिए। वो बोला यार तू रुक, मैं पहले दूध निकाल लूं, वरना एक बार मैंने छोड़ दिया तो फिर से दूध नहीं देगी। तो बोला अभी रुक, मुझे जवाब दे पहले। तो मेहमान था तो कुछ कर तो नहीं सकता, वो रुका कि बता क्या है। वो बोला फॉरेनर, क्या रे भैंस काली है, तूने चारा हरा डाला, दूध सफेद निकाल रहा है, ये आता कैसे? ये तो संशोधन का विषय है कि साला नेटवर्क मार्केटिंग में तुमने लगाया कुछ नहीं है, लाखों आते कैसे? ये तो संशोधन का विषय है। साले वो लोग संशोधन करते रह गए और हम महीने के 5 लाख पे पहुंच गए। लेकिन मैं आपको बताता हूं, कोई भी इंडस्ट्री को अगर आपको देखना है तो सबसे पहले आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिरकार कोई इंडस्ट्री बनती कैसे है और उसे चलाया कैसे जाता है। कोई भी इंडस्ट्री हो दुनिया की, वो बनती कैसे है और उन्हें चलाया कैसे जाता है। अगर यह चीज आपको समझ में आ गई ना, तो आपका जो ये डायरेक्ट सेलिंग वाला जो पोर्शन है ना, वो खत्म हो जाएगा, वो एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो हम देखते हैं कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री आखिरकार बनती कैसे है और उसे चलाया कैसे जाता है। मेरे हिसाब से कोई भी इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, कोई भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए, वो इंडस्ट्री को 4 फेज में से गुजरना पड़ता है। ऐसे 4 फेज होते हैं जो फेज में से हर एक इंडस्ट्री को गुजरना पड़ता है। अगर कोई इंडस्ट्री है और मैंने जो बताया वो 4 फेज में से गुजरी नहीं है, तो मेरा मानना है कि वो इंडस्ट्री है ही नहीं। हर एक इंडस्ट्री को सबसे पहले 4 फेज में से आके गुजरना ही पड़ता है, तभी वो इंडस्ट्री बनती है। उनके अंदर जो सबसे पहला फेज है, वो नेगेटिव फेज है। कौन सा फेज है? ये जो नेगेटिव फेज है ना, वो नेगेटिव फेज के अंदर से हर एक इंडस्ट्री को गुजरना पड़ता है, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो। और जब भी ये नेगेटिव फेज के अंदर कोई इंडस्ट्री आती है ना, तो क्या होता है, एक तो नेगेटिव फेज में आई, मतलब अभी ये नई इंडस्ट्री है। जब इंडस्ट्री नई एस्टैब्लिश होती है, तो मार्केट के अंदर वो अपना बिजनेस प्लान, बिजनेस मॉड्यूल और अपनी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करती है। और जब नई नई चीज अपना प्लान और बिजनेस इंट्रोड्यूस करती है, तो क्या होता है, बहुत सारे लोगों को ट्रस्ट नहीं होता है, भरोसा नहीं होता है। और एक भरोसा एक ऐसी चीज है जो किसी के ऊपर आसानी से नहीं कर सकते। वैसे भी अगर नई इंडस्ट्री होती है तो भरोसा वैसे भी नहीं आता है, क्योंकि ये इंडस्ट्री नई है, चलेगी नहीं चलेगी, सर्विस दे पाएगी नहीं दे पाएगी, प्रोडक्ट के रिजल्ट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, हजारों सवाल लोगों के जहन में चलते रहते, तो आसानी से वहां पे भरोसा नहीं आता है। वैसे ही मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जब इंडिया के अंदर जब बैंकिंग सेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ था, आज आप बहुत सारे बैंक देख रहे हो। जब इंडिया के अंदर सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ था ना, तो जब वो बैंकिंग सेक्टर इंडिया के अंदर आया तो लोगों ने भरोसा नहीं किया था। बैंकिंग सेक्टर का कंसेप्ट क्या था? बैंकिंग सेक्टर जब आया था, बैंकिंग सेक्टर ने वही बोला कि आपके घर के अंदर जो भी पैसे पड़े हैं वो एक रिस्क है, वहां पे चोरी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो एक काम करो, आप हमारे बैंक के अंदर आपका पैसा लगाओ, आपका पैसा यहां पे सुरक्षित रहेगा और आपके पैसों की जिम्मेदारी हम लेते, हम सिक्योरिटी करेंगे और सिक्योरिटी के करने के बावजूद भी हम आपको इंटरेस्ट देंगे। तो लोगों को ये लालच जैसा लगा कि साला हमारा ही पैसा, वो हमारा पैसे को संभालेंगे और बाद में हमें उनके ऊपर इंटरेस्ट देंगे। दाल में तो कुछ काला है।
तो लोगों को समझ में नहीं आया, लोगों ने भरोसा नहीं किया, बैंकिंग सेक्टर को नकार दिया। उसके बाद इंश्योरेंस सेक्टर आया, तो इंश्योरेंस सेक्टर के साथ भी वही दिक्कत हुई, लोगों ने इंश्योरेंस सेक्टर को भी नकार दिया। क्या रे, मेरे मरने के बाद मान लो कि मेरा जो इंश्योरेंस है वो परिवार को देंगे नहीं देंगे, उनकी गारंटी क्या है? बहुत सारे सवाल थे, क्योंकि तब तक कोई इंडस्ट्री के ऊपर भरोसा नहीं बनता जब तक वो रिजल्ट सामने नहीं ला देते। जब रिजल्ट आ जाता है कोई भी चीज का तो लोगों का ट्रस्ट बन जाता है, क्योंकि ट्रस्ट करना आसान चीज नहीं होती है। तो वैसे ही आप देखो, आईटी इंडस्ट्री के ऊपर भी लोगों ने भरोसा नहीं किया था, ऑनलाइन शॉपिंग आया, बहिष्कार किया था, ठीक है। टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर भी भरोसा नहीं किया था। वैसे बहु ई कॉमर्स कंपनियों के ऊपर लोगों ने भरोसा नहीं किया था, क्योंकि ये नई नहीं होती है। लेकिन आज आप देखो, वही सारे बैंकिंग सेक्टर आज पूरे ट्रेंड में है कि नहीं है? आज वही लोग जो सोचते थे कि हमारा पैसा बैंक में असुरक्षित होगा, आज वही लोग सोच रहे हैं कि हमारा पैसा बैंक में सुरक्षित होगा। आज इतनी ट्रेंडिंग में बैंकिंग सेक्टर है। आप इंश्योरेंस सेक्टर को देखो, हर एक घर के अंदर कोई ना कोई इंश्योरेंस पॉलिसी चलती है। क्यों? आज ये सेक्टर का ग्रोथ कैसे हुआ? क्योंकि अब लोगों का भरोसा उस सेक्टर के ऊपर बन गया, और भरोसा तब बना जब वो सेक्टर ने रिजल्ट लाके दिए। और जब वही कंपनियां जब लोगों के सामने रिजल्ट लाती है ना, तब लोग भरोसा करते हैं। और जब वो कंपनियों के ऊपर लोग भरोसा करते हैं ना, तब ये कंपनियां होती है ना, नेगेटिव फेज के अंदर से डायरेक्ट वो चली जाती है पॉजिटिव फेज के अंदर। जब पॉजिटिव फेज के अंदर कंपनियां चली जाती है, तब उनका एक ही कारण होता है कि लोगों को अपना रिजल्ट मिला होता है। जैसे लोगों ने बैंकिंग सेक्टर के ऊपर क्यों भरोसा किया? क्योंकि कोई भी अपने रिश्तेदार या तो मित्र ने बैंक के अंदर पैसा रखा होगा और उनको इंटरेस्ट मिला होगा, तब लोगों का भरोसा बढ़ गया होगा कि यार यहां पे रिजल्ट आया है। इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर लोगों ने कब भरोसा किया? क्योंकि जब कोई मित्र की एक्सीडेंट के अंदर डेथ हो गई और उनके परिवार को इंश्योरेंस पॉलिसी के अनुरूप पैसा मिला होगा, तब लोगों को इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर भरोसा बढ़ गया। और जब ऐसे रिजल्ट देखने लगते हैं ना, तो जो लोग पहले नकारते थे ना, वही लोग वो इंडस्ट्री के अंदर आने लगते हैं, वही लोग वो इंडस्ट्री को अपनाने लगते हैं, वही लोग वो इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्ट करने लगते हैं, वही लोग वही इंडस्ट्री के अंदर काम करने लगते हैं। और जैसे ऐसे बूम आ जाता है, ऐसे ही सेक्टर एस्टेब्लिश हो जाता है प्रॉपर तरीके से, तब वो इंडस्ट्री पॉजिटिव फेज के अंदर से अपने आप में वो चली जाती है तीसरे फेज के अंदर, जो फेज को हम बोलते हैं ग्रोथ फेज। वो ये ग्रोथ फेज ऐसा फेज होता है जहां पे लोग आसानी से वो इंडस्ट्री के ऊपर भरोसा कर देते हैं। क्यों भरोसा करते हैं? क्योंकि लोगों के सामने रिजल्ट होता है, क्योंकि ये इंडस्ट्री रिजल्ट दिखाती है। और तब जब कंपनियां ग्रोथ फेज में चली जाती है ना, तब लोगों को प्लान समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है, लोगों को प्रोडक्ट समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लोग सामने से आते हैं, सामने से जुड़ते हैं, सामने से काम करते हैं, और कंपनी का ग्रोथ फेज इतना बड़ा हो जाता है कि वही कंपनियों को देख के नई नई कंपनियां एंटर होने लगती है। और जब मार्केट के अंदर ऐसा फेज आने लगता है ना, तब उसके बाद एक फेज शुरू होता है, जो लास्ट फेज वो होता है कंपटीशन फेज, नॉर्मल फेज जिनको हम बोलते हैं। जब बैंकिंग सेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ था, तब नेगेटिव सेक्टर के अंदर बहुत सारी बैंक नहीं थी, लेकिन जब ये ग्रोथ हुआ तो आज देखो आपको कितनी सारी बैंक मिलेगी। क्यों? आज कोई बैंक के अंदर पैसा रखता है तो क्या असुरक्षित महसूस करता है? यस और नो? लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को रिजल्ट दिखता है। और जब ये कहां पे आ जाती है? ग्रोथ फेज के बाद वो इंडस्ट्री नॉर्मल फेज में बन जाती है। जब वो नॉर्मल फेज के अंदर आ जाती है, कंपटीशन फेज के अंदर, तब बहुत सारी इंडस्ट्री वहां पे एंटर होती है और वहां पे एक नॉर्मल बन जाती है इंडस्ट्री। लोग उनको स्वीकार लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जब ऐसी बात करता हूं ना मीटिंग के अंदर, तो एक बंदे ने मुझे पूछा, क्या हमें कोई भी कंपनी हो, चलो वो कंपनी कौन से फेज में है तब हमें ज्वाइनिंग करना चाहिए? मुझे ऐसा पूछा। 4 फेज होता है ना, नेगेटिव फेज, पॉजिटिव फेज, ग्रोथ फेज और नॉर्मल फेज। तो कोई भी इंडस्ट्री कौन से फेज में है तब ज्वाइनिंग करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से कोई भी कंपनी अगर नेगेटिव फेज में है ना, वही फेज में ज्वाइनिंग करना चाहिए। क्यों? मैं आपको रिजल्ट के साथ बताता हूं क्यों। अगर कोई भी कंपनी नेगेटिव फेज में, उनका मतलब यह हुआ कि वो कंपनी अभी नई नहीं है, अपना मार्केट प्लान अभी नया है, प्रोडक्ट अभी नई नहीं है, मार्केट पूरा ओपन है, लेकिन मार्केट के अंदर काम करने में दिक्कत है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव फेज में होती है। लेकिन जब आप वो कंपनी को अच्छी तरीके से स्टडी कर लेते हो, उनका प्लान अच्छी तरीके से देख लेते हो, प्रोडक्ट अच्छी हो,
तब जाके आप उनके ऊपर ट्रस्ट करके अगर वहां पे लग जाते हो ना नेगेटिव फेज के अंदर, दिक्कतें बहुत आएगी, लेकिन वो भी सोचो जब वही कंपनी जब ग्रोथ फेज में पहुंचेगी, तब जो नेगेटिव फेज में जिन्होंने काम शुरू किया था वो कहां पे होंगे, वो आप सोचो। वो सबसे बड़ी बात होती है। इसीलिए कोई भी कंपनी के अंदर अगर आपको काम करना है कोई इंडस्ट्री के अंदर, तो सबसे पहले अगर वो इंडस्ट्री नेगेटिव फेज में है ना, वहां पे काम शुरू कर देना चाहिए। और मेरे हिसाब से अभी जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है वो कौन से फेज में जा रही है, कौन से फेज में? अभी ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नेगेटिव फेज में जा रही है। आप 10 लोगों को मिलो, आपको 9 लोग ऐसे बोलेंगे कि यार ये तो फंसाने का धंधा है, इसमें तो ये नहीं होता, इसमें तो वो नहीं होता। आज नेगेटिविटी बहुत सारी है, लेकिन वो नेगेटिविटी का कारण क्या है? कारण एक ही है, क्योंकि इंडस्ट्री नेगेटिव फेज में है। और नेगेटिव फेज में इंडस्ट्री होती है तो लोग क्या बोलते हैं, नकारी देते हैं ना। लेकिन आप सोचो अभी ये इंडस्ट्री नेगेटिव फेज में है, जैसे निर्मल सर ने अभी बात की, वहां उनकी फिर से की अभी मीटिंग थी, 6th मीटिंग, अभी लो रेडी हो रहे हैं। तो मैं हर मीटिंग में बोलता था कि नेगेटिव फेज में से इंडस्ट्री 2023-24 के अंदर ये इंडस्ट्री पॉजिटिव फेज में आएगी। दोस्तों बताने की जरूरत नहीं है, इंडस्ट्री इतनी फास्ट ग्रो कर रही है और गवर्नमेंट भी इतना सपोर्ट कर रही है, 2022 के एंड तक इंडस्ट्री पॉजिटिव फेज में कदम रखने वाली है। अब आप देखो, और आप देखो अभी, आप देखो अब इसी टाइम के अंदर हम सब लोगों को अभी दिक्कत आ रही है, मार्केट के अंदर दिक्कत आ रही है। सबसे पहले हमारे घर में से भी दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री को किसी ने किया ही नहीं है। लेकिन जब ये 2022 के अंदर ये इंडस्ट्री पॉजिटिव फेज में आ जाएगी, तब क्या हालत होगी? और दोस्तों 2025 तक ये इंडस्ट्री होगी ना, वो पूरी तरीके से ग्रोथ फेज में बिलोंग कर रही होगी। और जब ग्रोथ फेज में होगी 3-4 साल के बाद, तब आप देखो यहां पे बैठे लोगों का जो सपना है वो सपना भी आपका कम पड़ जाएगा। क्योंकि जब ग्रोथ फेज में इंडस्ट्री आ जाती है ना, तब कोई भी इंसान उनको रोक नहीं सकते, वो अपने आप बूम करने लगती है। और आपको मैं बताऊं, बहुत सारे लोग बोलते कि डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों, मैं डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों करूं, क्योंकि ये तो नेगेटिव फेज में है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इंडस्ट्री नेगेटिव फेज में होने के बावजूद भी आज इतनी तरक्की कर रही है। ये इंडस्ट्री नेगेटिव फेज में होने के बावजूद भी आज बहुत सारे लोगों को ये आगे लेके जा रही है। ये इंडस्ट्री नेगेटिव फेज में होने के बावजूद भी आज लोगों को करोड़पति बना रही है। और ऐसा कहा जाता है कि इंडियन एमएलएम के अंदर भी ऐसे 10,000 से ज्यादा लोग हैं जो यही इंडस्ट्री के माध्यम से करोड़पति बन चुके हैं। और मैं कोई दूसरी कंपनी का एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, आपके सामने जो बंदा खड़ा ना, वो भी उनमें से एक है। क्योंकि ये इंडस्ट्री की पावर ऐसे, अगर ये नेगेटिव फेज में होने के बावजूद भी इतनी तरक्की कर रही है, तो जब ये पॉजिटिव और ग्रोथ फेज में आएगी तो कितनी तरक्की होगी। और ये नेगेटिव फेज में होने के बावजूद भी आज बहुत सारे लोगों को रोजगारी दे रही है, बहुत सारे लोगों की पर्सनालिटी डेवलप कर रही है, बहुत सारे लोगों की स्किल डेवलप कर रही है, लोगों के अंदर हार का डर हटाकर जीतने का जज्बा जगा रही है। आज लोगों को गांव गांव में से ऊपर ला रही है इंडस्ट्री। इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करनी चाहिए। अभी ये इंडस्ट्री है, अभी जैसे मान लो कि हम सब लोग टीमैक्स करते हैं, अब जब मार्केट में जाते हैं, ठीक है, तो दिक्कत तो आने ही वाली है ना। कोई ऐसा बोलेगा कि भाई मैं तेरी तो राह ही देख रहा था, तू कब नोनी लेके आ रहा है, मुझे तो चाहिए। कोई ऐसा मिला? आने वाले 25 साल तक ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो सामने से आएगा। ये दिक्कत आती है ना। कोई बोलते हैं कि यार ये सीएनसी कैसे करूं, कोई बोलते हैं मैं ये कैसे करूं, मैं ट्रेनिंग मीटिंग में कैसे आऊं, मैं एलडीपी कैसे करूं, बहुत सारी दिक्कत होती है ना। लेकिन सर एक बात याद रखना, ये सारी दिक्कतें इसीलिए हो रही है, क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री कौन से फेज में है? नेगेटिव फेज में है। इसीलिए हम सब लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये नेगेटिव फेज में है, इसीलिए आज हमारे सामने समस्या आ रही है। और मेरा तो हमेशा मानना है कि समस्याओं को कभी बहाना मत बनाओ अपनी हार का, समस्याओं को कारण बनाओ अपनी जीत का। क्योंकि अगर आप समस्याओं को कारण बना देते हो तो आपकी जीत निश्चित हो जाती है। लेकिन जब समस्या आती है ना, तो 2 तरीके से लोग उभरते हैं, एक होते हैं नॉर्मल पीपल और दूसरा होता है लीडर। जब समस्या को देखने का अपना अपना दोनों का नजरिया होता है, नजरिया दोनों का अपना अपना होता है। आपका नजरिया वो समस्याओं के अंदर क्या है, वो मायने रखता है कि आने वाले टाइम के अंदर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, टीमैक्स रिटेल लिमिटेड के अंदर आप कहां तक पहुंचने वाले हो। आपका नजरिया डिपेंड करता है। आज मान लो कि एक मैनेजर है तो उनको लीडरशिप क्वालिफाई करने के अंदर दिक्कत आती है, और एक मैनेजर ऐसा भी है जो डबल टारगेट के अंदर अपनी लीडरशिप कर देता है। नजरिया अपना अपना।
आपका नजरिया क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है, आप क्या सोच लेके बिजनेस को करते हो। बहुत सारे लोग होते हैं ना जो हर बार वो रोतड़ू कैटेगरी आके आके बोलते कि सर आप ऐसा कर दो तो ऐसा कर देंगे, ऐसा कर दो तो ऐसा हो जाएगा। अरे भैया आज बहुत सारे लोग कर रहे, तू क्यों नहीं कर रहा है? तू तेरा नजरिया तो एक बार बदल, सब चीज सही है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। एक छोटा सा राज्य था, वैसे तो वो राज्य सुखी संपन्न था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन छोटी मोटी वो प्रॉब्लम चलती रहती है, लेकिन आसानी से लोग उनको कंप्लीट कर देते थे, अच्छी तरीके से राज चलता था। वो राज्य के अंदर राजा के दो चतुर मंत्री थे, जो मुख्य मंत्री हम बोलते हैं राजा के। तो राजा के वो जो दो मंत्री है ना, वो दो मंत्री पूरे राज्य का कारभार संभालते थे। एक था मैत्रेय और दूसरा था विलोमसी। राजा अच्छी तरीके से राज करता था। एक बार राजा ने ऐसा सोचा कि मंत्री मैत्रेय को उन्होंने बुलाया कि आप आओ, और उनके साथ बैठे वो और बोले कि हमारे राज्य के अंदर अभी क्या चल रहा है। अपना जायजा ले रहे थे कि क्या चल रहा है। तो मैत्रेय ने बोला कि देखो राजा जी, सब लोग अपने काम के अंदर व्यस्त है, लोग अच्छी तरीके से जी रहे हैं, आराम से लोग अपना काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी तरीके से हमारे राज्य के अंदर सब लोग सुखी है, सुखी संपन्न है, कोई दिक्कत नहीं है। राजा ने बोला कोई बात नहीं, बात करके डिनर करके उनको विदा कर दिया। दूसरे दिन राजा ने दूसरे मंत्री को बुलाया, विलोम सिंह को। तो विलोम सिंह आए, विलोम सिंह को वही सवाल किया कि मंत्री जी हमारे राज्य का हाल क्या है। तो विलोम सिंह ने बोला कि अरे राजा जी क्या बताऊं, इतनी सारी समस्या है कि एक समस्या को अगर मैं खत्म करूं तो दूसरी अपने आप खड़ी हो जाती है। पता नहीं समस्या ही समस्या है। किसानों के अंदर पूरा गुस्सा है क्योंकि फसल अच्छी नहीं हो रही है, लोगों के अंदर गुस्सा है क्योंकि रोजगारी नहीं मिल रही है, हमारे जो पॉपुलेशन बढ़ने के कारण लोग पूरे गुस्से में है। अगर क्या करूं, एक समस्या को सुलझाने की कोशिश करता हूं, दूसरी अपने आप चली जाती है। राजा सोचने लगा कि यार साला कल जो मंत्री मैत्रेय आया था वो बोलता था कि राज्य के अंदर सब कुशल है, राज्य सुखी संपन्न है, राज्य अच्छी तरीके से चल रहा है, और ये साला विलोम सिंह बता रहा है कैसा। तो उन्होंने विलोम सिंह को बताया कि यार कल मैत्रेय को मैं मिला था, उन्होंने तो ऐसा बोला राज्य के अंदर सब सुखी संपन्न है, अच्छी तरीके से राज्य चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लोग अच्छी तरीके से अपना काम कर रहे हैं। तो विलोम सिंह ने राजा को बताया कि राजा जी वो मैत्रेय है ना, वो बिल्कुल गलत है। एक मंत्री के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे राजा को मैं सही से अवगत कराऊं, मैं राजा से कुछ मत छुपाऊं, जो भी है वो मैं सही उनको बताऊं। मेरा मानना है कि मंत्री मैत्रेय है ना, वो आपको गुमराह कर रहे हैं। राजा ने भी मनोमन सोचा कि सही बात है, अगर राज्य में सब कुछ सही होता तो विलोम सिंह थोड़ा मुझे ये दुख की बात बताता। नक्की कोई ऐसी बात है कि मंत्री जो मैत्रेय है ना, वो मुझे गुमराह कर रहे हैं ताकि आने वाले टाइम के अंदर ये समस्या और बढ़ जाए और लोगों के अंदर पूरी आग लग जाए, फिर लोग विद्रोह कर देंगे, और विद्रोह करने के बाद वो मैत्रेय है ना मेरा राज्य हड़प करके ले जाएगा। क्योंकि विलोम सिंह ने सारा यहां पे कचरा डाला ना। तो राजा सोच रहा था, फिर उन्होंने मंत्री विलोम सिंह को बोला कि हमारे राज्य के अंदर जितने भी किसान हैं उनको खुश कर दो, जितने भी बेरोजगार है उनको रोजगारी दे दो, राज्य के खजाने के अंदर आपको जितने भी पैसे चाहिए आप ले लो, आपको पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन इस समस्याओं को कोई भी हल निकालो, उनको निपटा दो। विलोम सिंह ने बोला ठीक है महाराज, मैं निकलता हूं, हो जाएगा। राजा सोचता है रात को, साला मंत्री मैत्रेय क्या करना चाहता है, ये विद्रोह तो नहीं करवाएगा ना, क्योंकि ये जवाब ही ऐसा दे रहा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन वैसे में तो कुछ ठीक तो है ही नहीं। फिर उन्होंने देखा कोई बात नहीं, चलो चलते। फिर एक महीने के बाद फिर से मंत्री मैत्रेय को बुलाया, क्या वो उनको बिठाया, फिर बोला कि राज्य का हालचाल क्या है। फिर वही बात मंत्री मैत्रेय ने बोली कि राजा जी सब कुछ कुशल है, सब लोग अच्छी तरीके से जी रहे हैं, सब लोग अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं, सब कुशल मंगल है हमारे राज्य के अंदर। राजा ने वैसे दो चार बात करके उनको विदा कर दिया। फिर उन्होंने बुलाया विलोम सिंह को दूसरे दिन कि बताओ मंत्री अब क्या चल रहा है। बोले कि राजा जी क्या करूं,
मैं जितनी भी कोशिश करता हूं फिर से वही समस्याएं खड़ी होती है। अगर रोजगार देने की कोशिश करूं तो फिर भी बेरोजगार लोग हो जाते हैं। किसानों की फसल के लिए मेहनत कर रहा हूं लेकिन फसल अच्छी नहीं हो रही है। किसानों के अंदर भी अभी देखो वो गुस्सा भड़का हुआ है। अब क्या करूं? राजा ने विलोम सिंह को भी विदा कर दिया। कोई बात नहीं। राजा ने रात को सोचा क्या रे मंत्री मैत्रेय है, आज भी उन्होंने वही चीज बताई कि राज्य के अंदर सब कुशल मंगल है और भी कुछ चीज है ही नहीं। और ये साला विलोम सिंह है, ये तो बता रहे कि राज्य के अंदर ऐसी चीज है। साला कुछ तो गड़बड़ है, यहां पे कुछ तो गड़बड़ है। फिर 6 महीने के बाद उन्होंने बुलाया, फिर से दोनों को एक साथ बुलाया। फिर दोनों को बुला के अब सवाल नहीं किया कि राज्य कैसा चल रहा है। दोनों को बुलाया और बोला, मंत्री मैत्रेय को राजा ने बोला कि हमारे हमारा एक राज्य का इलाका है, वहां पे सूखा बहुत पड़ता है, पूरा वो डुंगराल विस्तार है, पर्वतों का विस्तार है, वहां पे जमीन भी बंजर है, लोग भी परेशान है, रोजगारी का भी कोई साधन नहीं है, फसल भी अच्छी नहीं है। मैं आपको वो जगह का कार्यभार सौंपता हूं, आपको वही जगह के अंदर आपको काम करना है। और विलोम सिंह को बोला कि बाकी की जो सारा राज्य है वहां पे आप हैंडल करो और एक दूसरे दोनों को काम के अंदर दखलगिरी मत करो। आप दोनों को जितने भी पैसे चाहिए राजकोष के अंदर से पैसे ले लो, सैनिक ले लो, लेकिन आप दोनों अलग अलग काम करो। फिर मंत्री मैत्रेय ने सोचा, विलोम सिंह तो खुश हो गया क्योंकि अब तो उनको लगा कि यार मैं अकेला मंत्री होगा, क्योंकि अब वो जो मैत्रेय है उनके काम के अंदर दखल नहीं देंगे, वो अकेला राजा बन गया वो एरिया का। मंत्री मैत्रेय सोच रहा है क्या राजा ने कुछ एक कहा तो इनके पीछे कुछ तो लॉजिक है, वरना राजा कभी ऐसे नहीं कहते। राजा कुछ तो मेरे पास करवाना चाहते हैं। फिर उन्होंने राजा से विदा ली और राजा ने ऐसा कहा कि आपको कोई मेरे जो निर्णय है वहां से आपको एतराज तो नहीं है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो मंत्री मैत्रेय ने बोला कि राजा जी, जब से ही आपके राज्य के अंदर मेरा जन्म हुआ है तब से मैंने बोला है कि मेरा जो जन्म है ना वो राज्य के लिए कुर्बान है। मैं राज्य के लिए जो भी है ना वो सही करूंगा और आप जो भी निर्णय लोगे उनको मैं स्वीकार करता हूं। विदा ली, थोड़े सैनिक लिए, थोड़े पैसा लेके मंत्री मैत्रेय वो जो बंजर जमीन थी वो इलाके के अंदर चले गए और विलोम सिंह ने अपना राज्य संभाला। 1 साल के बाद राजा ने बुलाया विलोम सिंह को, क्या आ जाओ, क्या चल रहा है अब राज्य के अंदर? विलोम सिंह ने बोला कि सर राजा जी समस्या तो है ही, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है, लेकिन समस्या तो वैसे ही है। राजा ने सोचा कि अब मंत्री मैत्रेय को बुलाना नहीं है, मैं अभी वहां पे अकेला जाता हूं और देखता हूं कि वहां पे क्या चल रहा है, सरप्राइज विजिट करता हूं। तो राजा ने अपने 4 सैनिकों को साथ में लिया और वो जो बंजर जमीन थी, जो बिहाड़ इलाका था, वहां पे जो राजा है अपने असवारों के साथ चल पड़े। 4-5 दिन के बाद वहां पे राजा पहुंच गए और देखा तो राजा आश्चर्यचकित हो गए, उनकी आंखों है वो चकाचौंध हो गई कि यार क्या हालत है। जो बंजर जमीन थी वहां पे पूरी हरियाली हरियाली है, जो भी डूंगर के ऊपर लोगों का निवास नहीं था वहां पे छोटे छोटे मकान बने हुए थे, वहां पे जो मुसाफिर होते उनके लिए अच्छे गार्डन बने हुए थे और सब लोग कुशल मंगल थे, खेलते थे। राजा ने सोचा यार मेरा ही राज्य है। फिर राजा ये सारी चीज देख रहे थे। फिर एक वाटिका के अंदर एक छोटी सी झुपड़ी थी, वहां पे मंत्री मैत्रेय रहता था। राजा ने वहां पे देखा, बैठे। फिर मंत्री मैत्रेय को सूचना मिली कि हमारे राजा जी यहां पे विजिट में आए। फिर मैत्रेय ने राजा जी का आगता स्वागता किया, उनका सम्मान किया कि आओ, उनको अपने झोपड़ी के अंदर ले गए और बैठे। फिर वो राजा ने ऐसा बोला कि क्या चल रहा है? बस आपकी कृपा है भगवान। वो बोला यार आपने तो यहां पे स्वर्ग, ऐसा लगता है कि आप बंजर जमीन के ऊपर स्वर्ग लाके खड़ा कर दिया है। इतनी अच्छी आपने कैसे किया? आपने इतना अच्छा काम किया तो आपको मुश्किल तो आई होगी ना, दिक्कत तो आई होगी ना, प्रॉब्लम तो आए होगे ना। मंत्री मैत्रेय ने हंसकर जवाब दिया कि राजा जी, जिंदगी के अंदर और दुनिया के अंदर ऐसे कौन से काम है जहां पे मुश्किलियां ना हो? मुश्किलियां तो हर एक काम के अंदर होती है, लेकिन एक चतुर लीडर की यह निशानी होती है कि वो मुश्किलों को नजरअंदाज करे और अपना काम सिर्फ और सिर्फ वो मुश्किलों को सॉल्यूशन कैसे किया जाए वहां पे फोकस किए, और मुश्किलों के अंदर रिजल्ट कैसे मिलते हैं वो फोकस करे। सही सिस्टम के साथ अगर वहां पे क्या हो सकता है, लोगों का भरोसा कैसे जीत सकते हैं, लोगों को एकजुट कैसे रख सकते हैं। चपल जो लीडर होते हैं, जो एकदम जो ग्रेटिट्यूड वाले लीडर होते हैं, और सब लोगों को साथ में लेके चलते हैं। और मेरा भी काम था, यहां पे हमने काम शुरू किया, पूरा बंजर था,
सब सारी चीज ऐसी ही थी, लेकिन मैंने पूरे राज्य को इकट्ठा किया, सब लोगों को मैंने मोटिवेट किया। मैंने खुद ने पहले मेहनत करने की शुरुआत की और मैंने पहले लोगों की जमीनों को अच्छी बनाई, फिर लोगों को घर बना दिया। मुश्किल या तो बहुत ही थी, दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी काम नहीं है राजा जी जहां पे मुश्किल ही नहीं है। राजा ने मंत्री की बात सुन के राजा को लगा कि यार सही में अब मैं इनको पहचान पाया हूं कि वो हर बार वो साला प्रॉब्लम बताता था, इनको भी प्रॉब्लम लगता था, लेकिन इन्होंने आज साबित करके दिखा दिया। राजा ने मन ही मन सोचा कि एक अच्छा लीडर वो होता है राज्य करने के लिए और कोई भी काम करने के लिए। एक अच्छा लीडर उन्हें माना जाता है जो हर समस्या के अंदर वो समस्याओं को निपटा के वहां पे एक अपॉर्चुनिटी बना के लोगों को आगे ले जाए। और मेरा मानना है राजा जी ने ऐसा सोचा कि मैं मेरे बेटे को राजा नहीं बनाऊंगा, मेरा मानना है कि मैं अगला प्रधानमंत्री ये मंत्री मैत्रेय को बनाता हूं। फिर उन्होंने अपने राज्य में बुलाया और जाहिर किया कि हमारा अगला प्रधानमंत्री है मंत्री मैत्रेय है। आगता स्वागता किया, पगड़ी पहनाई, विलोम सिंह को विदा कर दिया, वो सख्ते में आ गया। एक कहानी से आपने क्या सीखा? एक कहानी से सबसे पहली बात यह समझ में आती है कि आप किसी भी इंसान को ज्यादा देर तक गुमराह नहीं कर सकते, जैसे विलोम सिंह ने राजा को किया था। आप किसी को गुमराह नहीं कर सकते ज्यादा देर तक। दूसरी बात यह सीखने को मिलती है कि एक चतुर लीडर, एक प्रभावशाली लीडर वो कहा जाता है जो समस्या तो हर इंसान के अंदर आती है, लेकिन लीडर उसे कहा जाता है जो समस्याओं के अंदर भी अपनी अपॉर्चुनिटी निकाले, वो लोगों को एकजुट करके साथ में लेके चले। और तीसरी बात यह समझ में आती है कि हमने कुदरत ने अगर हमें जन्म दिया है, कुदरत ने हमें यहां पे भेजा है, तो उन्होंने भी कुछ अलग सोचा है, और अलग सोचा है तो हमारे सामने अलग करने की एक चैलेंज भी है। और जब अलग करने के लिए हम जाते हैं तो समस्या तो आती है, लेकिन कुदरत को यह भरोसा है कि मैंने इनको इंसान बनाया है और ये इंसान की तरह जिएगा। और आने वाले टाइम के अंदर मैं जो पृथ्वी चाहता हूं कि पृथ्वी स्वर्ग बन जाए, वो साथ में मिलकर करते हैं। हमारे बिजनेस के अंदर भी ऐसे लोग होते हैं, बोले ना दो कैटेगरी, एक नॉर्मल और एक लीडर। जैसे अभी एलडीपी आई, सब लोगों को टारगेट सेम मिला ना कंपनी से, कि किसी को अलग था। आप सबने एलडीपी अचीव किया, माने कि आप लीडर है, सबको मिला था। क्या दिक्कत आई होगी? 13,000 बीवी कैसे करे? सर मैनेजर के अंदर 40,000 के अंदर भी दिक्कत आती है, और आपने तो यहां पे देखो 47,000 रख दिया, कैसे करे? लेकिन किया ना। कितने लोगों ने मैनेजर क्वालिफाई किया और यहां पे आए कि नहीं आए? कितने लीडरों ने गोल्ड मैनेजर क्वालिफाई करके यहां पे आए? बहुत सारे आए कि नहीं आए? कितने लोगों ने 13,000 बीवी मैच किया? हाथ खड़े करो। कितने लोगों ने 26,000 किया? फिर मैनेजर गोल्ड मैनेजर वो कितने लोग हैं? आप सबने किया ना, सबके लिए टारगेट सेम था ना, आपको प्रॉब्लम नहीं आई होगी। लेकिन सफल लीडर की वही निशानी होती है जो हर एक प्रॉब्लम को, वो क्या होते हैं, वो राजा जी के सामने, अगर राजा जी ऐसे, जैसे मान लो कि यहाँ के निर्मल सर है, तो सर ये ऐसा चल रहा है, ऐसा है सर, ऐसा करिए, वो करिए। अरे भाई एक सिस्टम बनी हुई है, सिस्टम के साथ सब काम करो, सिस्टम को अगर एकजुट करके चलो, सब कुछ होता है ना। होता है कि नहीं होता है? समस्या है किसी को बताओ, आप यहां पे अभी आप घर से यहां पे आए हो एलडीपी में, समस्या तो आई होगी ना छोटी मोटी, ट्रैवलिंग किया होगा, कोई लोग सूरत से आए, कोई चिखली से आए, कोई उत्तर गुजरात से आए, अभी हमारे जो मेहमान है नेपाल से आए हुए हैं, तो क्या समस्या नहीं आई होगी? झारखंड से आए हुए, यूपी से आए हुए, एमपी से आए हुए, क्या समस्या नहीं आई होगी? लेकिन उन्होंने समस्या के सामने नहीं देखा, उन्होंने ये देखा कि मेरे जो यहां पे जो एलडीपी के अंदर जो सिस्टम और जो नॉलेज मिलने वाला है ना, वो समस्या से तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। और इसीलिए उनके सामने समस्या नहीं है। बोलते ना कि सर वो कर दो तो वो हो जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है, करना पड़ता है। समझ में आए? तो नजरिया अपना अपना। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर समस्या आने ही वाली, आप मान के चलो। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री कौन से फेज में है? नेगेटिव फेज में है, तो नेगेटिव ही आएगा। होता है ना, एक प्रेशर कुकर के अंदर आप अगर चने को अगर डालो, तो जब प्रेशर कुकर ओपन करो तो चना ही निकलता है, क्योंकि डाला ही चना है। तो अभी ये इंडस्ट्री को नेगेटिव फेज के अंदर एंटर हुई है, तो नेगेटिव ही आने वाले हैं। लेकिन हमें क्या सोचना है? अभी जब भी समस्या है ना, आंख बंद करो और देखो कि जब एक ग्रोथ फेज में और पॉजिटिव फेज में आएगी, तब कैसा मजा आएगा।
तब आपको अंदर से वो कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, तो आपका नजरिया क्या है? जब आपका नजरिया सही हो ना, जब आपका नजरिया सही होता है ना, तब एक इंसान काम करने के लिए रेडी होता है। और जब काम करने के लिए रेडी होता है ना, तो एक चीज काम के साथ अगर मिल जाए ना, तो सोने के अंदर सुहागा मिल जाए, ऐसा बोलते हैं। और वो चीज होती है सिस्टम। और एक सिस्टम ऐसी चीज होती है कि सिस्टम के बगैर इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज पॉसिबल है नहीं। जो भी चीज है वो सिस्टम से बनती है। सिस्टम एक ऐसी चीज है जो हर एक चीज का निर्माण कर सकती है। सिस्टम मतलब क्या? मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। सिस्टम मतलब क्या? कोई भी कार्य के अंदर या तो कोई भी बिजनेस के अंदर आपको जल्दी सफलता चाहिए, तो बिजनेस के साथ या तो काम के साथ अगर आप सिस्टम को इन्वॉल्व कर देते हो ना, तो आपको जल्दी सफलता मिल जाती है। मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिया है। मान लो कि मुझे यहां से सोमनाथ जाना है, यस और नो? मैंने क्या बोला था? जो अभी जो चाबी ढीली करोगे, तो अब तो मैंने शुरू किया है। अगर आपको मजा ना आता हो तो मैं बैठ जाता हूं। अभी देखो, सबसे कठिन पार्ट है ना, वो मेरा है, सिस्टम। जो सबसे अच्छी चीज है, लेकिन चाहिए किसी को नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे जो वजन आता है ना, लेकिन मजा भी यहां पे आता है। जितना वजन सिस्टम में है, अगर उनको फॉलो कर लिया तो उतने वजन वाला पैसा आएगा। वो तो आपके ऊपर है, नजरिया अपना अपना। समझ में? हमें मान लो कि सोमनाथ जाना है। कहां पे जाना है? कहां पे? सोमनाथ जाना है। पहले के टाइम के अंदर लोग पैदल चल के जाते थे। मुझे मान लो कि सोमनाथ जाना है, मैं आज यहां से चलना शुरू करूं तो मैं तकरीबन कितने दिन में पहुंच सकता हूं चल चल के? एक वीक, क्योंकि 250 किलोमीटर है, तो मान लो कि मैं एक दिन का 35 किलोमीटर भी चलता हूं, तो भी 7 दिन तो मिनिमम लगेंगे। अगर मान लो कि जो चलने वाला बंदा है, जो पैदल जाने वाला बंदा है, वो पैदल जाने वाला बंदा एक बैलगाड़ी नाम की सिस्टम अपने अंदर इन्वॉल्व कर ले, तो वही बंदा 7 दिन में से कितने दिन में पहुंच जाता है? 3-4 दिन के अंदर। क्यों? क्योंकि वो जो पैदल वाला बंदा है, उन्होंने कोई युक्ति निकाली, कोई सिस्टम निकाली और बैलगाड़ी ले ली। लेकिन अगर वो बैलगाड़ी वाला, अगर वही बैलगाड़ी वाला अपनी बैलगाड़ी को साइड में रख के एक टू व्हीलर है, वो सिस्टम अगर डाल दे तो 6-7 घंटे मैक्सिमम। लेकिन अगर वही टू व्हीलर वाला कोई नई युक्ति निकाले, कोई नई सिस्टम लगा ले और अपनी कार ले ले तो 3-4 घंटे, 4 घंटे। लेकिन अगर वही कार वाला एक एरोप्लेन वाली सिस्टम के अंदर बैठ जाए तो 30 मिनट। सोमनाथ वही है, डिस्टेंस वही है, सिर्फ सिस्टम बदली। तो सिस्टम इसीलिए हमें चाहिए ताकि हमारा जो काम है ना, वो फास्ट बने, काम स्पीड में हो सके। इसीलिए हमें सिस्टम की जरूरत होती है। और जब कोई भी चीज के अंदर जब सिस्टम लग जाती है, तब वो चीज एकदम फास्ट चलने लगती है। लगती है कि नहीं लगती है? अभी मेरा आवाज है, अगर मैं यहां से बोलूं तो पीछे तक अच्छी तरीके से नहीं आ सकता, लेकिन एक कॉलर माइक वाली एक सिस्टम है जो पूरे हॉल के अंदर मेरा आवाज पहुंचा रही है। ये होती है सिस्टम, हमारा काम आसान बना देती है। आपको लगता है मेरी आवाज भारी है, लेकिन मैं तो यहां से स्लो बोल रहा हूं। आवाज भारी बनाता है सिस्टम, और खींचे को भी भारी, जेब को भी भारी बनाता है सिस्टम, बैंक अकाउंट को भारी बनाता है सिस्टम, हमारे बैंक अकाउंट के अंदर पैसे को भारी तरीके से डालता है सिस्टम। तो ऐसे सिस्टम चलती रहती है। जब सिस्टम आप लगाते हो, तब अपने आप आगे बढ़ने लगते हो। जैसे मान लो कि हम लोग यहां से कार लेके जा रहे हैं, और कार के अंदर न करे नारायण और पंचर हो जाए, और जब पंक्चर होता है तब हमारे पास ना तो वो जैक है, ना तो वो पाना है, और ना ही हमारे पास स्पेयर व्हील है। अब कितना मुश्किल होगा? मुश्किल होगा कि नहीं होगा? लेकिन अगर ये 2-3 चीजें, स्पेयर व्हील है, पाना है और जैक है, तो वही टायर आसानी से हम बदल सकते हैं। वो जो 2-3 चीज है ना, वो है सिस्टम। तो सिस्टम जो चीज के ऊपर लग जाती है ना, वो चीज आपको आसान बना देती है। जैसे अभी मुझे देखो,
मैं गांव में से आने वाला किसान का बेटा हूं, वैसे मेरी कोई औकात नहीं थी, लेकिन आज इस लेवल पे पहुंचा दिया किसने? सिस्टम ने। वरना मेरे जैसे कितने भी घूम रहे हैं गांव के अंदर, अलग अलग गांव के अंदर, अलग अलग जगह पे अंदर, वो भी मेहनत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेहनत के साथ सिस्टम नहीं जुड़ी है, और इसीलिए आज उनका लेवल नहीं बन पा रहा है। और मैंने सिस्टम को अपना लिया तो अपने आप लेवल बन जाता है। तो अगर आपको तरक्की करनी है तो सिस्टम को फॉलो करना सबसे बड़ा जरूरी होता है। और जो इंसान जब कोई भी चीज के अंदर जब सिस्टम को फॉलो करता है तो अपने आप अपनी तरक्की होने लग जाती है। जैसे मान लो कि हम लोग एक गोवा के अंदर जा रहे थे एरोप्लेन के अंदर, जब पिछली ट्रिप 2 साल पहले की ट्रिप के अंदर बाय फ्लाइट हम जा रहे थे। फ्लाइट के अंदर बैठे थे तो एक बंदा बोला कि हम बैठते गए हैं, अब कुछ हुआ तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ऊपर चला गया एरोप्लेन, हम बैठ गए, अब कुछ हुआ तो करेंगे क्या। तो मैंने बोला कि भैया करना क्या है, जो भी करेगा वो एरोप्लेन करेगा, हम तो बैठ गए हैं, ये सिस्टम है। जब आप सिस्टम के अंदर आ जाते हो तो सवाल मत करना, बस सिस्टम के साथ बने रहना। जब सवाल शुरू होता है ना, वहां पे आपकी तरक्की कम हो जाती है। लोग सवाल करना शुरू कर देते हैं, ये क्या कर, अरे भाई सिस्टम के साथ बैठ लेना। बहुत सारे लोग थे, जब निर्मल सर ने और सब लीडर ने साथ में मिलकर टीमेक्स एजुकेशन सिस्टम बनाई तो बहुत सारे लोग थे कि सर ऐसा नहीं, ऐसा करे तो, ऐसा नहीं, ये ऐसे लाइट नहीं, ऐसे कर दे तो, एलईडी ऐसे नहीं, ये इनको ऐसे रख दे और बीच में मयूर गोंडलिया को यहां पे रख दे तो। पहले फेसबुक में पोस्ट डालते थे 500 लाइक आती थी, आज 50 नहीं आ रही है। क्यों? सिस्टम से विदा हो गए। तो सिस्टम से ही लोगों की प्रगति होती है। अगर आपको कोई भी चीज के अंदर आगे बढ़ना है और सिस्टम को अगर आपको अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको स्टूडेंट बनना पड़ेगा। जब आप सीखने के लिए रेडी हो तभी सिस्टम काम करती है। जब आप सीखने के लिए रेडी ना हो ना तो कोई भी सिस्टम कभी भी काम नहीं करती है। और हमारे यहां पे दिक्कत क्या है पता है? यहां पे लोग सिस्टम को समझने के लिए आते हैं, स्टूडेंट बनने के लिए नहीं आते। यहां पे सिस्टम के वकील बन जाते हैं, लॉयर बन जाते हैं कि ऐसा नहीं, आप ऐसा कर दो तो, ऐसा नहीं, ऐसा कर दो तो। और मैं विकी भाई को बोलूं ये यहां पे नहीं, इनको कमर पे रखना है लेकिन आवाज चाहिए, यहां पे नहीं, यहां पे रखना है। सिस्टम बनाई हुई है तो सवाल मत करना। तो यहां पे टीमेक्स एजुकेशन सिस्टम है कि ऐसे काम करना चाहिए, ऐसे वर्क होता है, ऐसे बीवी मैच होता है, ऐसे प्लान है। लेकिन लोग ज्यादा यहां पे लॉयर बनने के लिए आ जाते हैं। अरे यहां पे लॉयर का काम नहीं, किनका काम है? स्टूडेंट का काम है, जो सिस्टम को समझने के लिए, उनको फॉलो करने के लिए रेडी हो, वैसे स्टूडेंट का काम है। कल किसी का कॉल आया, 3-4 लीडर का कॉल आया कि सर 2 लोगों को कर दो ना, सर 2 लोग बहुत ही बड़े हैं, बहुत ही काम होगा। अरे भाई यहां पे अभी ये मैडम है, वो मैनेजमेंट करते, पूछो, हमारे लिए भी रूम नहीं था। तो एक सिस्टम बनाई थी टीमेक्स ने कि भाई इतने दिन के अंदर इतना होना चाहिए, या तो जिनको पेमेंट में आना है, तो एक सिस्टम थी। लेकिन वही लोगों, जो कंपनी ने अच्छी सिस्टम बनानी है, कुछ लीडर अपने आप होके अपनी टीम के अंदर वो ब्रेक कर देते, और वही ब्रेक उनको आने वाले टाइम के अंदर ऊपर नहीं नीचे लेके जाते। उनको आज समझ में नहीं आता है, लेकिन आने वाले कल उनको बता देता है कि तेरी गलती की वजह से आज टीम के अंदर हालत है। तो सिस्टम बहुत ही जरूरी है। एक तो सिस्टम को फॉलो करना चाहिए, सिस्टम के सामने कभी भी सवाल मत करना, जो भी है वो सिस्टम बनाई हुई है, ठीक है। दूसरी चीज, दूसरी मैं बात बताऊं, इनको पहचानते हो? क्या है? क्या? जोर से, जुलाई की धुलाई, जोर से और जोर से। गधा। अगर आपको कोई गधा बोले तो क्या आपको अच्छा लगेगा? आप बोलते हो यार मुझे क्यों गधा बोल दिया, गधे जैसा तो मेरे में है नहीं, गधा क्यों बोल दिया। गधे पे कभी भी अगर कोई आपको गधा बोले तो टेंशन मत लेना, मैं आपको गधे की डेफिनेशन बताता हूं। मैंने संधि को विच्छेद किया है। गधा, ग माने गलत, धा माने धारणा, जिसके अंदर गलत धारणा है वो साला गधा है। गलत धारणा होती है वो गधा है। जैसे जैसे लोग आते हैं
कि सर ये जो आपने रखा है ना ये ऐसे कर दो, ये गलत धारणा है। वो क्या है? मैं नहीं बोल रहा हूं, कौन बोल रहा है? कोई बोलता है कि सर हम रिपोर्टिंग नहीं भेजेंगे, हम डेटा एनालिसिस नहीं करेंगे। वो क्या है? क्या है? बड़ी जोर से क्या? कोई बोलते हैं कि एलडीपी के अंदर ऐसी तरीके से टाइम टू टाइम आना है, वो सारा चीज करना है, लेकिन नहीं करता। वो क्या है? बोलते हैं कि आपको ऐसे हर वीकली आपको प्लानिंग बनाना है, उनका डेटा भेजना है, नहीं भेजता है। वो क्या है? कौन बोल रहा है? गधा। समझ में आया? जो भी गलत धारणा है मुझे समझ में आ गया था। मेरी भी पहले पहले ऐसी रहती थी, क्योंकि मैंने जब शुरू किया था ही नहीं कुछ, ब्लैंक पेपर था। तब हम भी सर को बोलते थे, निर्मल सर, हिरेन सर को, सर आ लावी दियो ने, छोता फाड़ी नाख्यो। एक बे बार लावी दीधु, आपड़ा छोतरा निकल गया। मैं कीधु भाई, એટલે સાહેબે કીધું સિસ્ટમ છે બેટા, કામ કરને, ભરોસો હોય તો કર। આમે આયા તો આગળ પાછળ કઈ હતું નહીં, यही था, क्योंकि बोल दिया था कि हमें यहां से ही करना है, तो रन छोड़ तो कहलाना नहीं था, तो सिस्टम को फॉलो करना पड़ा। और जब से सिस्टम को फॉलो कर रहा है मजा आ रहा है। तो कभी भी गलत धारणा के अंदर मत रहना। दूसरा, कभी भी हमारे अंदर, ये तो एक मैंने एग्जांपल दिया, हमारे अंदर गलत धारणा नहीं होनी चाहिए। बहुत बार क्या हम खुद के ऊपर डाउट कर बैठते हैं, जो चीज के अंदर काम करते हैं वहां पे डाउट कर बैठते हैं, अलग अलग लोगों के ऊपर डाउट कर बैठते हैं। लेकिन कभी भी डाउट मत करना। क्यों? जो डाउट करता है वही आउट होता है। ठीक है। दूसरा, कभी भी ईगो मत करना। हमारे अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए। ईगो बोलते ना, ईगो नहीं आना चाहिए, घमंड नहीं आना चाहिए। एक किसान था, वो 1 साल के अंदर 1 महीने तक अपने बैल के ऊपर एक मंदिर को रख के गली गली में जाता था, और वहां पे लोग दर्शन करते थे और पैसा देते थे। लेकिन एक बार क्या, वो उनको बैल मिला नहीं, तो उनके पास एक गधा था। तो उन्होंने सोचा कि गधे के ऊपर मंदिर रख देता हूं और चलता हूं। तो वही इंसान ने गधे के ऊपर मंदिर रखा और गधे को लेके चला। जैसे पहली दुकान पे गए तो वहां पे भगवान की मूर्ति थी, तो लोगों ने ऐसे ऐसे किया, लोगों ने नमस्कार किया, पैसा डाला। दूसरी दुकान पे गए, लोगों ने प्रसाद लिया, नमस्कार किया, पैसा डाला। तीसरी दुकान पे गए, ऐसे 10 दिन हुआ। गधे को समझ में आ गया, अपना टाइम तो आ गया साला, सब लोग झुक झुक कर प्रणाम करते हैं। तो गधे के अंदर थोड़ा घमंड आने लगा। फिर 1 महीना हुआ, लोगों ने गधे के ऊपर फूल माला डाली, अबील गुलाल छाटे, फिर वो पैसे देते हैं, नमस्कार करते हैं। गधे के अंदर जो घमंड है ना वो बाहर निकलने लगा। 1 महीने के बाद गधे ने वो मालिक को लात मारी और गधा मंदिर को नीचे फेंका, और गधा बोल गया, साला मैं तो अब सांप बन गया। दूसरे दिन गधा गया वही दुकान के ऊपर, जो हर रोज जाते थे, वो पैसा देते थे, नमस्कार करते थे। दुकान पे गए, वो जो दुकान का मालिक था अंदर से लाकड़ी निकाली और गधे को दे धनाधन दिया। गधे सोचा, साला आज पहचान नहीं रहा है, कोई बात नहीं, दूसरी दुकान पे जाता हूं। दूसरी दुकान पे गया, ऐसे भाई थे, डाला उनके ऊपर भी। गधा गया, साला ये भी पहचान, नया बंदा होगा, साला नहीं पहचानता है, अभी नया नहीं आया होगा मार्केट के अंदर, इसीलिए। वरना हमारी पहचान तो क्या है, लोग पैर पड़ते हैं। तीसरी दुकान गया, गधे को और मारा। चौथी दुकान गया, गधे को और मारा। जब 2 पर हुई ना, तो गधा खड़ा ही नहीं हो सकता, इतना मारा गधे को। लेकिन वो समझ में नहीं है कि जो तुझे जो सम्मान मिल रहा था, लोग तुझे नमस्कार कर रहे थे, वो तुझे नहीं कर रहे थे। तेरे ऊपर जो मंदिर था ना, वो मंदिर को नमस्कार कर रहे थे, वो मूर्ति को नमस्कार कर रहे। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोग आते हैं, थोड़ी बहुत सफलता मिल जाती है, अपने अंदर घमंड आ जाता है, वो सोचने लगता है कि साला मैं तो सांप बन गया। और फिर वो निकलता है कि अब तो मैं भी सब कुछ हो। वो सिस्टम को मानना बंद कर देता है, सिस्टम को फॉलो करना बंद कर देता है। जो भी बोलता है साला मैं सांप है, मार्केट में निकल जाता है।
1 महीने 2 महीने 3 महीने के बाद पता चलता है कि साला जो लोग मेरे लिए तालियां बजाते थे वही लोग गालियां बजाते हैं। और फिर वो बोलता है कि साला ये लोग अभी मुझे पहचान नहीं रहे। अबे तुझे कौन कहे कि तेरे ऊपर डायरेक्ट सेलिंग वो टिमेक्स रिटेल लिमिटेड का एक मंदिर था, उनकी वजह से तेरी जो लेवल थे वो अप थे, लोग इसकी वजह से तुझे सम्मान दे रहे थे। तुझे वो सोचना चाहिए। मुझे भी आज पता है कि आज आप लोग मुझे सुन रहे हो तो मुझे नहीं सुन रहे हो, अभी जो नॉलेज हो जो टीमेक्स है इनकी वजह से सुन रहे हो। अगर ये टीमेक्स मेरे अंदर से निकल जाए कितने लोग बैठेंगे? लेकिन वो घमंड नहीं है। क्यों? क्योंकि ग माने गलत और धा माने धारणा। अपन को गलत धारणा नहीं है, अपन को पता ही है कि क्या है। मुझे ये सारी चीज समझ में आ गई कि साला एक खेल क्या है। एक खेल है ऊपर टीमेक्स है, बस इसीलिए हेयर जेल भी टीमेक्स की लगाता हूं। क्योंकि मुझे पता है कि अगर यहां पे क्लिनिक प्लस आया ना तो मैं इधर गया। यहां पे केराटिन आना चाहिए लेकिन क्लिनिक प्लस नहीं आना चाहिए। इसीलिए मेरे अंदर क्या नहीं है, ग मतलब गलत, धा मतलब धारणा। समझ में आया? तो हमें क्या नहीं करना है, गलत धारणा नहीं बनानी है। तो सिस्टम हमें क्या सिखाती है? 2 चीज हमने सीखी, एक गलत धारणा नहीं होनी चाहिए, दूसरी चीज घमंड नहीं होना चाहिए। जो यहां पे बहुत सारे लोग आते बोलते सर ये सिस्टम ऐसे कर दो ना। अरे भाई इतने सालों से मेहनत करते हैं, हमने खुद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करके एक सिस्टम डेवलप किए। ऐसा नहीं कि हम लोग अभी परफेक्ट है, मैनेजमेंट परफेक्ट है। अभी सब लोगों ने सीख के सिस्टम बनाई है और आप लोग वही सिस्टम को तोड़ना चाहते हो। अरे सिस्टम बहुत पावरफुल है, काम करो, दिक्कत आएगी लेकिन ये सिस्टम की बदौलत आपको आने वाले टाइम में एक स्टेबिलिटी वाला ग्रोथ मिलेगा। लेकिन वो हमें समझना चाहिए। समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए? तो हमारे अंदर कभी भी ईगो नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, ये जो सिस्टम होती है ना, सिस्टम का मैं सिंपल आपको डेफिनेशन बताता हूं। सिस्टम का सिंपल डेफिनेशन है, सिस्टम का जो फुल फॉर्म है सेव योर सेल्फ टाइम एनर्जी एंड मनी। जो चीज आपका टाइम एनर्जी और मनी जो चीज बचाता है ना वही चीज सिस्टम है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जो इंसान पैदल चलता था उनका टाइम बर्बाद होता था, एनर्जी भी बर्बाद होती थी, ज्यादा दिन लगा तो उनको पैसे में भी दिक्कत आएगी। लेकिन वही इंसान ने अगर 2 व्हीलर ले लिया तो क्या हुआ, टाइम भी बचा, एनर्जी भी बची और पैसा भी बचा। क्यों? वहां पे 7 दिन लगता था तो खाने पीने का वो सारा खर्चा होता, यहां पे 1 दिन में निपट जाता है। तो जो भी चीज हमारा टाइम एनर्जी और मनी जो बचाता है वो है सिस्टम। अगर आप भी अगर टीमेक्स के अंदर कामयाब होना चाहते हो, आप भी ऐसा, हम लोग टीमेक्स क्यों करते हैं? टाइम फ्रीडम के लिए, मनी फ्रीडम के लिए और सिक्योरिटी के लिए। ये 3 चीज तो सिस्टम ही दे सकती है। मैं भी पहले नहीं मानता था, मान गया। क्यों? मैं आपको डायरेक्ट समझा रहा हूं, मान जाओ। मैं कब माना पता है? पहले मैंने प्रैक्टिकल किया, यहां पे उंगली रखी, फिर पता चला यहां पे तो लाइट आ रही है, शॉक लगा 440 वोल्ट का, तब पता चला यहां पे नहीं लगना चाहिए। अब मैं आपको बोल रहा हूं मैंने यहां पे उंगली की थी, यहां पे मुझे शॉक लगा, आप बोलते हो भरोसा नहीं है, मैं भी करता हूं, तो करो। तो मैं बोलता हूं पहले 6 महीने, तो मैं बोलता हूं कि पहले 6 महीने मैंने भी रिपोर्टिंग नहीं भेजा था, पहले 6 महीने मैंने भी प्लानिंग नहीं भेजा था, पहले 6 महीने मैंने भी कुछ सिस्टम को फॉलो नहीं किया था, मैं भी नाइट ड्रेस में आता था, सारी चीज थी। यहां पे हिरेन सर निर्मल सर दोनों बेटे पूछ लो। 6 महीने के अंदर करंट आया तो मैंने बोला एक करंट अगर नहीं लाना है तो पहनना चाहिए, रिपोर्टिंग भेजना चाहिए, प्लानिंग भेजना चाहिए। तो मैंने किया है, तो मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन आपको लगता है एक बार हम भी ट्राई कर लें तो करो। बहुत सारे लोग बोलते ट्राई विल बी सक्सेस, एम ना था हूं मामा कीधु से ही करवानुं छे। समझ में आव्युं? आवुं बोले तो नेपाल वाला नहीं समझाय। मैं हमणा हिरेन साहेब ने हवारे ज कीधुं, मैं एक एलटीपी करो 2 दिन गुजराती में, मने समीर सर ने लेवा दो। मैं तो हमणा बधुं भूका काढी नाख्या अने मैं लाइव करो यूट्यूब में, ना पाड़ी छे ने मामा चेक न्याथी आवे, रेवा दो। बहुत सारे लोग
मैंने बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस को देखा है। अभी 3 दिन पहले की बात है, एक एक्सपीरियंस पर्सन, 4 कंपनी का एक्सपीरियंस। सर आपकी कंपनी के अंदर मैं आ जाऊं ना तो आपके टीम का और आपका और कंपनी का रिकॉर्ड में 6 महीने में तोड़ सकता हूं। मैं बोला तेरे से मुंह पली नहीं टूटती हो तो रिकॉर्ड तोड़ता है साला। अभी तू 4 कंपनी के अंदर नहीं चल पाया, कौन सी गारंटी है तू 5वीं कंपनी में नहीं जाएगा? साला तेरे पास सिस्टम नहीं है। अगर तू सिस्टम को फॉलो कर सब कुछ हो सकता है। मैंने बोल दिया यह गलत धारणा है। अब मैं किसी को गधा नहीं बोलता हूं, मैं बोलता हूं यह गलत धारणा है। हमको पता है मैंने गधा बोला, उनको थोड़ी पता है। गुजराती में कहेवाय जो तम बधा जूनागढ़ वाला ने तने कहूं भाई तम तू जनावर जेवो छो, खराब लागे कि न लागे? हमणा कहूं के तो सिंह जेवो छो, मजा आवे कि न आवे? सिंह ने जनावर ज कहेवाय गुजराती में। अब याद रखना, अब जितने भी लीडर है याद रखना, अगर आप कोई भी शिकायत लेके प्रॉब्लम लेके तो कुछ भी करके आते हैं अपने अपलाइन के पास, निर्मल सर के पास, हिरेन सर के पास, हरसंग सर से पास, समीर सर के पास, मेरे पास, कोई भी के पास आते हो और हम बोलते हो कि सर आप जो बता रहे हो ना ये गलत धारणा है, तो आपको समझ लेना कि सर नमस्कार, चाय पानी पी के रवाना होता हूं। वो आपको निर्मल सर ये नहीं बोलेगा, निर्मल सर कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि तू गधा है। वो बोलेंगे कि सर आप ये बता रहे हो ना लेकिन ये गलत धारणा है, ऐसा नहीं हो सकता। तो हमें समझ जाना, सर अब चाय बनाओ ना, मैं निकलता हूं। तो यार खुद की बेइज्जती करने के लिए क्यों जाना चाहिए? खुद के आपको पता ही है वहां पे कोई वैलिड रीजन हो तो सही बात है। अभी आपका रूम लॉक हो गया है तो आप अंदर जाओ तो वो बोलता है कि सही बात है हम ओपन कर देते हो। चाबी जेब में और बोलते हो कि रूम ओपन कर दो, तो चाबी तो निकाल आने अंदर आम के नाम करने हमणा थसे। चाबी खींचामा जन के तो मैडम एम के एक गलत धारणा से। समझ में आए कि नहीं आया? चा पानी करवा से कि 20 मिनिट ले लो, પછી પાછી ચાવી ભરવી પડે ચા પીવો તો। માંડ મજા આવી કા? હવે તમારું જ આવ્યું જો, હવે તમને મજા આવશે। ક્યારના બેઠા છો ને। अब हमें जो सिस्टम होता है, सिस्टम को बिल्ड कैसे करना है, सिस्टम को बिल्ड कैसे करना है। सिस्टम सिस्टम तो हमने समझ लिया, लेकिन बिल्ड कैसे होती है, सिस्टम होती क्या है, आखिरकार सिस्टम बनती कैसे है। जैसे मान लो कि सिस्टम होती क्या है, व्हाट इज सिस्टम। कितने लोगों ने नाम सुना है, मैं यहां पे बता रहा हूं, कितने लोगों ने भगवत गीता का नाम सुना है, कितने लोगों ने कुरान का, बाइबल का नाम सुना है? सुना है कि नहीं सुना है? ये जो ग्रंथ है, हर एक धर्म के एक पर्टिकुलर ग्रंथ है जिनको पूजनीय वंदनीय माना जाता है, जो सालों से लिखी हुई है, जिनके ऊपर कभी भी कोई एक्सपेरिमेंट, मतलब कोई और भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, इतनी परफेक्ट सालों से, हजारों सालों से लिखी हुई है। ये क्या है पता है? जैसे भगवत गीता है वो एक हिंदू धर्म का एक सिस्टम है, जैसे कुरान है तो वो भी एक धर्म का सिस्टम है, बाइबल है वो भी एक धर्म का सिस्टम है। मतलब जैसे मान लो कि हिंदू धर्म के अंदर मान लो कि ऐसा कहा जाता है, अगर आप भगवत गीता के अनुरूप अगर आप अपने जीवन को व्यतीत करते हो तो आप एकदम परफेक्ट इंसान माने जाते हो। राइट या रॉन्ग? ठीक है, अलग अलग जो भी उनके धर्म के जो महान लोग थे उन्होंने लिखी हुई है और एकदम परफेक्ट है। अगर उनके अनुरूप चलते हो तो आप एकदम परफेक्ट इंसान माने जाते हो, मतलब एक सिस्टम है। वैसे ही हमारी बॉडी का भी एक सिस्टम है, हमारा जो शरीर है बॉडी का भी एक सिस्टम है। जैसे मान लो कि पानी पीना चाहिए, रोज पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? यस और नो? ओके, पानी पीना चाहिए। कोई जिद्दी इंसान आके बोलता है जन्म से पानी पीता हूं, अब नहीं पानी पीना है, क्या होगा मुझे बताओ? एक दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, तीसरे दिन क्या होगा? लुढ़क जाएगा कि नहीं लुढ़क जाएगा? क्यों? क्योंकि बॉडी का एक सिस्टम है, उनके अंदर रेगुलर पानी हर रोज के 6-7 ग्लास पानी जाना चाहिए। यह सिस्टम बनाया हुआ है बॉडी का, उनको ब्रेक मत करना। जिन्होंने किया उनका सत्यानाश हुआ। वैसे ही सांस लेना, ऑक्सीजन लेना हमारी बॉडी का एक सिस्टम है कि नहीं है? अभी मान लो कि जूनागढ़ का एक इंसान आता है, बोलता है
मैं तो जन्म से सांस ले रहा हूं, अभी मैं सांस नहीं लूंगा, क्या होगा बताओ? 30 सेकंड, 45 सेकंड, फिर क्या होगा? लुढ़क जाएगा। होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि सांस लेना एक बॉडी का सिस्टम है, पानी पीना एक बॉडी का सिस्टम है। जैसे सांस लेना बॉडी का सिस्टम है, हर रोज पानी पीना बॉडी का सिस्टम है, और ये टीमेक्स का भी एक सिस्टम है, टीमेक्स एजुकेशन सिस्टम। टीमेक्स का एजुकेशन सिस्टम क्या बोलता है कि हमें कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाना चाहिए, हमें प्रोडक्ट नॉलेज लेना चाहिए, हमें प्रेजेंटेशन करना चाहिए। बोलता है कि नहीं बोलता है? हमें रेगुलर मीटिंग में आना चाहिए, हमें ड्रेस कोड पहनना चाहिए, हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें 100% प्रोडक्ट यूज करनी चाहिए। यह सिस्टम है कि नहीं है? कोई जिद्दी आदमी आके बोलता है, राजकोट वाला, कि मैं प्लान नहीं करूंगा, सांस नहीं लगाओ, क्या होगा? यहां का ऑक्सीजन है, प्रेजेंटेशन बंद हो गया तो बिजनेस लुढ़क जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? एक सिस्टम है, हर एक चीज की एक सिस्टम है। आज जो भी हम काम कर रहे हो ना, एक्टिविटी है। प्लान दिखाना एक एक्टिविटी है, किसी को फॉलोअप लेना जाना एक एक्टिविटी है, किसी को डेमो प्रोडक्ट का डेमो दिखाना एक एक्टिविटी है। और जो एक्टिविटी हो रही है और एक्टिविटी से तो रिजल्ट प्रोड्यूस होता है। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, ये एक्टिविटी करते नहीं है। जैसे सांस लेना एक बॉडी की एक्टिविटी है, पानी पीना एक बॉडी का अंदर का एक्टिविटी है, वैसे हमारे बिजनेस का भी एक्टिविटी है। वो जो सिस्टम है ना, वो कोई वर्चुअल आदमी नहीं है जो कहीं पे भी मिल जाएगा। क्या कभी भी सर ऐसा मिला कि आप भवनाथ पे जाते होगे, पत्थर के ऊपर देखे होगे और आप बोलोगे ओ सर टीमेक्स एजुकेशन सिस्टम मिल गया, पत्थर के ऊपर 2 दिन से बैठा था भूखा, मैंने पकड़ लिया, क्या होगा? ये कोई वर्चुअल आदमी नहीं है, ये सिस्टम बनाया हुआ है, इनको फॉलो करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो ढूंढने के लिए जाते हैं, सिस्टम मिल जाए, सिस्टम मिल जाए। सिस्टम बनाई हुई है, सिर्फ हमें फॉलो करना चाहिए। समझ में आए कि नहीं आया? यस और नो? तो सिस्टम इसीलिए जरूरी है। जैसे सांस लेना बॉडी के लिए जरूरी है, पानी पीना बॉडी के लिए जरूरी है, वैसे ही ये जो प्रेजेंटेशन है, जो ट्रेनिंग मीटिंग है, जूम वेबिनार है, यहां पे जो बहुत सारे लोग अभी लिख रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि आज आपने जो यहां पे मीटिंग अटेंड की, वो ऑब्वियसली आपको समझ में आई होगी, लेकिन 5 दिन के बाद खत्म। तो अगर आपने वो लिखी होगी तो आने वाले टाइम के अंदर आपकी टीम बनेगी, वो टीम के अंदर आप सिखाओगे, टीम डेवलप होगी, वहां पे लीडर क्रिएट करोगे। और बहुत सारे लोग बोलेंगे हम तो लिखेंगे तो नहीं, सांस नहीं लेंगे तो हम क्या करेंगे? अभी भैया कंपनी ने, आप यहां पे आए हो, आपने मेहनत करके ट्रिप अचीव की है, तो जो भी यहां पे जो एलडीपी में जो हम लोग देते हैं वो एकदम बेस्ट होता है। यहां पे हम लोग बेस्ट देने की कोशिश करते हैं बहुत कम टाइम के अंदर। तो अगर आप वो नोट डाउन करते हो तो बहुत फायदा होता है। लेकिन हम किसी को फोर्सफुली नहीं कह सकते, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हो ना, और गवर्नमेंट के गाइडलाइन में ऐसा बोल दिया कि आप इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हो। समझ में आया कि नहीं आया? हसो हसो मुंजाओ में अब घर ना छे, मारे 2 डांट पड़ी गई थी, नाखी दी थी। मतलब सिस्टम है ना, वो सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। अभी अब बाहर थे हम लोग, सुबह सुबह यहाँ पे वॉकिंग कर रहे थे, तो 2-3 लोग ऐसे ही मिल गए कि आए डायरेक्ट, सर आशीर्वाद दे दो। अबे आशीर्वाद से, हमारे आशीर्वाद से अगर सब कुछ हो जाता तो मैं जूनागढ़ के अंदर एक आश्रम ना खोल देता और वैसे ही बैठ जाता। ऐसे आ जाओ, एक एक लाइन में आ जाओ, 500 ले लो विकी भाई, वहां से आने दो। अब आशीर्वाद से कुछ नहीं होता, आशीर्वाद से जिंदगी नहीं बदलती। आप जो यहां पे हम लोगों ने जो बोलते कि भाई सिस्टम को फॉलो करो, सिस्टम जिंदगी बदलेगी। आशीर्वाद तो आपको सहानुभूति दे सकता है, बोलते कि सर आप आशीर्वाद दे दो हमारी तरक्की हो जाएगी। तो भाई मैं जूनागढ़ में आश्रम एक नाम ओपन कर दूं, ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं होता, सिस्टम को फॉलो करना जरूरी होता है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मुझे एक अभी अहमदाबाद फुल डे के अंदर एक इश्यू आया था। सर वो फुल डे होती है ना, मैं एक बार तो अटेंड कर चुका हूं, अब तो वैसे तो आप भी नहीं आने वाले हो। और उनको क्या बताऊं भाई, मैं कहां पे था, मैं ऊंझा मेरी मीटिंग थी, वो खत्म करके मैं फुल डे में आ गया था।
सर आप तो नहीं आने वाला, मैं ना आऊं तो क्या फर्क पड़ेगा, बार बार क्यों फूल डेले। मैंने उनको कुछ नहीं कहा, मैंने बोला कि सर आपकी ये गलत धारणा है, आपकी ये गलत धारणा है, ऐसा कुछ होता नहीं है। एक्चुअली में बात यह है कि आप रोटी हर रोज खाते हो, खाना हर रोज खाते हो, कि सर आप ऐसा करो ना कि आप होली के दिन खाना खा लो, अगली दीपावली के और खाओगे, बीच में छोड़ दो खाना। वो सर ऐसा थोड़ी चलता है, बॉडी खत्म हो जाएगी ना। तो मैंने बोला सर बिजनेस खत्म हो जाएगा ना। फिर आप बोलोगे नेटवर्क मार्केटिंग में कई ना थाय, गामનું થાય છે, નથી તારે ભાઈ ઝૂમ મીટિંગમાં આવવું, નથી ટીમને બોલાવવી, નથી ફૂલ ડેમાં આવવું, સ્વયં ઘોષિત જગતગુરુ, ગલત ધારણા, ક્યાંથી કાંઈ થાય। तो टीमेक्स का एक सिस्टम बना हुआ है, सिस्टम को ब्रेक मत करो। मैं भी नहीं करता हूं, खुद निर्मल सर भी नहीं करते, हिरेन सर भी नहीं करते, समीर सर भी नहीं करते, हरसांग सर नहीं करते, सतीश सर, अनिल सर, राहुल सर, कोई सिस्टम को ब्रेक नहीं करते, सब लोग सिस्टम के मुताबिक चलते हैं। तो सिस्टम पे चलो, हम सब लोग साथ में मिलकर बढ़िया टीमेक्स का निर्माण करेंगे, क्यों नहीं हो सकता। प्रोजेक्टर से शुरू किया था, एलईडी तक तो पहुंचे, क्यों विकी भाई। हमारी बात नहीं कर रहा हूं, आपकी कर रहा हूं। प्रोजेक्टर से शुरू किया था, एलईडी तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे। सिस्टम, टीमेक्स का एक सिस्टम है कि वेलकम मीटिंग लेना चाहिए, गेस्ट लिस्ट बनाना चाहिए, बिजनेस प्रेजेंटेशन, होम मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग मीटिंग, कंपनी फंक्शन, इंट्रोड्यूस न्यू पीपल टू द ऑफिस, ऑफिस पे लेके आओ, विजिट कराओ, एक सिस्टम बनी हुई है। फिर कुछ लोग कैसे होते, उनको आप जितना भी समझाओ ना, वो पहले से मान के बैठे होते, तू जो भी बोलना मैं उल्टा ही करूंगा, जैसे तो हो गई। और आप देखो कहीं पे भी दिखना, यहां पे थूकना मना है, सबसे ज्यादा वहां पे ही थूके होंगे लोग। यहां पे कचरा मत डालो, यहां पे कूड़ा मत डालो, वहां पे ही डालते होंगे। होता है कि नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे होते ही है, आप जितना भी बोलो मैं उल्टा ही करूंगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल देता हूं। एक पंडित जी थे, उनके खूबसूरत बीवी थी, ठीक है। पंडित जी जो भी बोले ना वो उल्टा ही करती थी, हर बार उल्टा करती थी। पंडित जी ने सोचा कि हर बार उल्टा ही करती थी। वो बोलते थे कि बैंगन का साग बनाओ, वो भिंडी का बना देती थी। बोले बटर मिल्क लेके आओ, वो मिल्क लेके आ जाती थी। जो भी बोले उल्टा करती थी। पंडित जी बोले अबे इसका छाछ, इससे छूटना है, जो भी हो जाए। लेकिन पंडित जी वो कथा वगैरह करते थे तो बोलते हैं कि अरे पाप करना मना है, तो अब क्या करें। तो कोई नहीं, वो बोलते सही टाइम का इंतजार करते हैं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो एक बार पंडित जी बाहर से आए, अचानक उनकी बीवी पानी लेके आई। पंडित बोला क्या हो गया साला, जिंदगी में इन्होंने कभी पानी का पूछा नहीं इतने सालों में, और एक ग्लास लेके आई, कुछ तो दाल में काला है। तो पंडित जी तो वैसे ही बोले कि सही टाइम आया है अब। तो बीवी बोली कि सुनो जी। तो पंडित जी बोलो जी। तो बोले कि मेरी जो सहेलियां है ना, वो मेरी सहेलियां है ना, वो सहेलियां गंगा नहाने के लिए जा रही है हरिद्वार। सुना है ना आपको, गंगा नहाने के लिए हरिद्वार जाते। तो मैं भी मेरी सहेलियों के साथ जाऊं। तो पंडित जी ने बोला कभी मैं उनको बोलूंगी ना कि मत जाना तो जाएगी, अगर मैं बोलूं जा तो नहीं जाएगी। अब इनको भेजना ही है, क्योंकि इतने दिन तो शांति ना। तो पंडित जी ने बोला कि नहीं जाना है गंगा नहा के, वो भले जाए, तेरे तू घर पे ही रहे। वो बीवी बोली मैं वैसे तो नहीं जाने वाली थी, लेकिन अब तूने बोला ना कि मत जा, अब तो मैं जाके ही रहूंगी। ग्लास का क्या वैसा बोला। पंडित जी बोला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, धीरे सब्र कर, तू गंगा नहाने के लिए जा, लेकिन वो किनारे के ऊपर रह के तू नहाना, पानी का बहाव ज्यादा होता है ना। बोली वैसे तो मैं किनारे पे रह के ही नहाने वाली थी, अब तो मैं अंदर घुसूंगी। बोला कोई बात नहीं। पंडित जी बोला सही दिशा में जा रहे हैं, सही पकड़े हैं। पंडित जी बोले तू भले अंदर जा, लेकिन अंदर पता है ना गंगा नहाने के लिए वो पकड़ने के लिए वो एक रस्सी होती है, तू रस्सी पकड़ के नहाना, ताकि वो पानी के बहाव के साथ तू बह ना जाए, क्योंकि तू मेरी प्रिय है। तो बोली वैसे तो मैं पकड़ के नहाने वाली थी, अब तूने बोला ना, अब तो पकड़ूंगी ही नहीं। फिर वो गई गंगा नहाने के लिए, फिर कार्यक्रम खत्म हुआ। राम बोलो भाई राम।
पंडित जी को समाचार मिला। पंडित जी ने सोचा कि होने ही वाला था, क्योंकि मानती तो नहीं थी। यहां पे पंडित जी ने पैसा देके 2-3 गोताखोर ढूंढे, गोताखोर को लेके वो हरिद्वार गए और उन्होंने खोज शुरू की। गोताखोर ने आधा घंटा हुआ, पानी के अंदर गोताखोर को पसीना हो गया। यार मिल क्यों नहीं? बाहर आके पंडित को बुलाया, पंडित जी इधर है ना, गई है ना, मिल नहीं रही है, आधा घंटा हो गया। पंडित जी बोले सास है के साली पूरी जिंदगी जो भी बोला उल्टा किया था, अब एक काम करो, गंगा में डूबी है, यमुना में मिलेंगी। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भी सिस्टम को बोलो पंडित की बीवी की तरह उल्टा ही करते हैं। तो हमें क्या करना है? सिस्टम को फॉलो करना है। दूसरी चीज, आपने कभी मोबाइल लिया है? आप मोबाइल लेते हो तो बॉक्स ओपन करते हो तो एक मोबाइल निकलता है, चार्जर निकलता है, केबल निकलता है, फिर एक वो व्हाइट कलर की एक बुक निकलती है, उनको क्या बोलते हैं? मैनुअल बुक बोलते हैं ना। वो मैनुअल बुक के अंदर लिखा होता है कि आप यहां से बैटरी चार्ज होगी, यहां से हेडफोन आप लगा सकते हो, ये ओपन करोगे तो लॉक लगेगा। होता है कि नहीं होता है? ये बुक देके कंपनी की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। ऐसे आप एसी लेते हो तो एसी के अंदर भी वो मैनुअल बुक निकलती है, आप टू व्हील लेते हो तो टू व्हील की भी मैनुअल बुक होती है, वो देके कंपनी का काम खत्म हो जाता है। वैसे ही आप टीमैक्स के अंदर हो तो टीमैक्स के अंदर भी टीमैक्स की मैनुअल बुक है, जो हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन फाइल। वो प्रेजेंटेशन फाइल अगर आप नहीं फॉलो करते हो तो आपका मोबाइल अच्छी तरीके से नहीं चलेगा। वैसे ही हमारी एक बुक है स्ट्रक्चर ऑफ सक्सेस, वैसे ही हमारी एक मैनुअल बुक है यूट्यूब के अंदर टीमैक्स प्रोडक्ट। ये सारी चीजों के अंदर ये लिखा हुआ है कि एक टीमैक्स का बिजनेस को कैसे ऑपरेट किया जाए। वो बुक के अंदर लिखा होता है वो मोबाइल को कैसे ऑपरेट किया जाए, वो यही सारी बुकों के अंदर लिखा होता है कि टीमैक्स के बिजनेस को कैसे ऑपरेट किया जाता है। और ये पढ़ना, ये सीखना, ये देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये सिस्टम का पार्ट है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं वो लोग सिस्टम को फॉलो नहीं करते। मैं आपको बताता हूं दोस्तों 2 मिनट के अंदर, ये जो प्लेटफॉर्म मिला है ना, इनकी कद्र करना सीखो। मेरे जैसे किसान, एक छोटे से किसान परिवार में से आने वाला गांव का लड़का अगर ये स्टेज के ऊपर पहुंच सकता है ना, तो ये बिजनेस की ये ताकत है, आप सभी को यहां पे पहुंचा सकता है, ये पहुंचा सकता है। औकात नहीं थी, कितने कॉलेज के अंदर औकात नहीं थी कि कॉलेज की बैग लेके जाऊं मैं। मेरी कॉलेज की पूरी पढ़ाई, अगर मेरे साथ जितने भी इंजीनियरिंग किया हुआ है ना, उनको पता है, मैं वो जो कपड़े की बैग आती है उनके अंदर ही मेरी बैग होती थी। ये औकात नहीं थी कि आपके सामने बैग पड़ी है ना, बैग लेके जाओ। आज ये औकात दिला दी है कि शोरूम भी ले सकूं। ये औकात सिस्टम ने दिलाई है, ये सिस्टम ने दिलाई है, तो सिस्टम को फॉलो करना बहुत जरूरी। सब कुछ यहां पे है, हम ढूंढते हैं बाहर, सब कुछ यहां पे है। मैं आपको लास्ट 2 मिनट में बताना चाहता हूं, एक रोम देश के अंदर एक भिखारी रहता था। जो भिखारी था रोम शहर के अंदर एक जगह पे बैठा था, 40 साल के एक ही जगह पे बैठ बैठ के वो भीख मांगता रहता था। वो भीख मांगता रहता था, कोई 1 रुपये 2 रुपये, मतलब अपने हिसाब से जो भी रोम के पैसे होते वो देते रहते थे। 40 साल के बाद वो भिखारी की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद जब वहां पे जो प्रशासन थे, पुलिस थे, उन्होंने अग्नि संस्कार कर दिया, क्योंकि उनके कोई वारिस नहीं थे। फिर अग्नि संस्कार करके सारा काम निपटा दिया, जो भी पुराने कपड़े थे वो जला दिए, ऐसा ही कार्यक्रम कर दिया। फिर कुछ लोगों ने ऐसा सोचा कि अरे भिखारी है, ये यहां पे 40 साल से बैठे, तो ये जमीन भी अछूत हो गई है, इनको भी होली वाटर से साफ किया जाए। तो उन्होंने भी वहां पे वो जमीन की खुदाई करके सारी मिट्टी निकाल रहे थे। तो अचानक एक मजदूर ने वैसे ही लगाया तो टंग करके आवाज आई, तो चौंक गए, कह रहे आवाज किसकी है। फिर मिट्टी हटाई तो देखा, चौंक गए कि जहां पे वो भिखारी बैठे थे वहां पे नीचे ही सोने के मोहर के बहुत बड़े पात्र के अंदर सोना मोहर थी, पैसे थे, जवेरात थे। वो निकाला, देखा, फिर वो सोचने लगे। आप सोचो, जो भिखारी
जो मिट्टी के ऊपर 40 साल बैठ के भीख मांग रहे थे, वही जगह के नीचे थोड़ा अगर वो गया होता, अपनी नाकामियां को हटाया होता, अपनी जो मिट्टी को हटाया होता, तो वहां पे ही पूरी जवेरात थे। तो शायद हम लोग भी वैसा ही कर रहे हैं। हम लोग बार बार शिकायत करते कि ये नहीं है, वो नहीं है। यहाँ पे पूरी टीमएक्स की सिस्टम है, पूरी टीमएक्स की सिस्टम है। अगर अपने अंदर की थोड़ी बहुत जो नाकामियां है वो निकाल के अपने अंदर अगर सिस्टम डाल दिया जाए, तो यहाँ पे भी सोने जवेरात के हमारे सफलता के मोती यहाँ पर ही है। हम बार बार ये बोलते हैं, हम बार बार आसमान में देख के, कब तक कुदरत आसमान में बैठ के हमारी तकदीर लिखता रहेगा, कब तक कुदरत अपनी पेन से हमारी तकदीर लिखता रहेगा। एक बार दोस्त ये टीमएक्स की फाइल लेके और हाथ में पेन लेके प्लान करने के लिए मार्केट में तो निकल, सारी दुनिया तेरे साथ रहने के लिए खड़ी है। ना चाहत से मिलेगा ना अनचाहत से मिलेगा, हमारे पैर का कांटा हमारे हाथों से निकलेगा। ये मान के आप टीमएक्स की सिस्टम को फॉलो करो। ऐसा मान के आप सब लोगों का आभार व्यक्त करते हुए मैं मेरी मीटिंग यहाँ पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।